हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिधा गुरु में। और मैं मधु, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 से बीएससी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी बुक से। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में सारा इंडेक्स क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, अब आज के क्लास में हम लोग करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और आज का क्लास इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह का आपका अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। ये रिएक्शन के बेसिस पे ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इन चारों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड से लेड बन गया, मीन्स आपको दिखेगा ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है यहाँ पे। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस्ड हो गया किसमें, लेड में। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। बस हो गया आंसर, अब मिल जाएगा। पहला स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड रिड्यूस हो रहा है क्या, नहीं, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑक्सीडाइज्ड। बिल्कुल गलत, क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये तो करेक्ट है। फोर्थ, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है Fe2O3 reacts with aluminium, then it gives Al2O3 प्लस आयरन। ये भी बैलेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, और आयरन को ये डिस्प्लेस कर दिया और एल्यूमिनियम को ऑक्साइड बन गया और आयरन लेफ्ट आउट हो गया। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर दिया, और क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। तो ये एग्जाम्पल किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आपको टिक करना है करेक्ट आंसर। What happen when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? आयरन फिलिंग में अगर आयरन फिलिंग को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो क्या रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे भी होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन बेसिकली मेटल एंड एसिड का है। ये आप लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे पढ़ेंगे कि कोई भी मेटल, और वो भी सारा मेटल नहीं, ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी में ज़्यादा है, ज़्यादा पावरफुल है, वही आयरन, वही मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है इस रिएक्शन में। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है और बनता है एक सॉल्ट।
ठीक है, जो भी एसिड लेंगे उसका अनायन वाला पार्ट से मेटल का सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो आयरन डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को और बनाता है क्लोरीन के साथ सॉल्ट, दैट इज FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। आइए अब दोनों ऑप्शंस पढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये तो बिल्कुल सही है। क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुआ क्या? नहीं, तो ये तो गलत ही है। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? ये एक ऐसा केमिकल इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड is equal to number of atom in product side. Next question क्या है? Why should a chemical equation be balanced? अब हम लोग chemical equation को balanced क्यों करते हैं? तो आप सबको पता है law of conservation of mass को satisfy करने के लिए, जो कि किसने बताया था? एंटोइन लेवोशियर सर ने। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, the chemical equation in which the number of atoms of each element on both sides are equal are called as balanced chemical equation. And equation or a chemical equation should be balanced because there is no loss or gain of any matter during a chemical reaction. That is, law of conservation of mass or matter must hold good for the reaction. आपको पता है कि कभी भी अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कोई एटम आ जाए, इसीलिए रिएक्शन के बाद भले ही हमको प्रोडक्ट कुछ और मिले बट मास जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। पहला काम तो हमें करना है, इसे स्टेटमेंट जो भी दिया हुआ है इसको केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इसे बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस व्हेन कंबाइंड विथ नाइट्रोजन गैस इट फॉर्म्स अमोनिया। चलिए लिखते हैं, H2 गैस react with nitrogen N2 gas to form ammonia, that is NH3। अब चलिए इसे बैलेंस्ड करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, नाइट्रोजन भी 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1 और हाइड्रोजन 3 है, यानी कि दोनों अनबैलेंस्ड है। तो सबसे पहला कोशिश करेंगे नॉन मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद हाइड्रोजन को। जैसे मैंने सीक्वेंस में बताया, पहले मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसी तरह से। तो यहाँ पे तो कोई मेटल है नहीं, तो पहले नॉन मेटल को करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 2 है, तो इधर भी 2 करते हैं। तो 2 यहाँ किए तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन हो गया 6, बट यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो यहाँ पे भी हमको 6 करना पड़ेगा। 6 कैसे करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके, 2 3 या 6 हो गया ये बैलेंस्ड इक्वेशन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S गैस, रॉटन एग जैसा इसका स्मेल होता है, बर्न इन एयर, एयर में बर्न हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में, टू गिव वाटर, वाटर बना एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 प्लस 2। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया है इंडेक्स क्वेश्चन में कि अगर इवन नंबर में होता है और ऑड नंबर दोनों नंबर में, तो ऑड और इवन को अलग अलग लिखेंगे और कोशिश करना है कि उस नंबर को इवन कर ले ताकि बैलेंस आसान हो जाए। अब यहाँ पे सल्फर कितना है? 1 है, तो ये ऑक्सीजन तो यहीं पे आ गया है। अब करते हैं बैलेंस। तो सबसे पहले करेंगे सल्फर को, फिर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन किसी को भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 ही है, यानी कि ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे
और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 + 2 टोटल 3 है। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बोला है कि आप अगर ऑक्सीजन बैलेंस ना हो और अगर इवन और ऑड का कंडीशन हो तो वहाँ पे हम लोग उसको इवन करेंगे। तो इवन करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ की तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब हो गया ऑक्सीजन टोटल कितना, टोटल हो गया आपके पास 4 ऑक्सीजन, राइट। अब यहाँ पे 4 करेंगे ऑक्सीजन तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस्ड, बट हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो सल्फर कितना हो गया, सल्फर हो गया 2, तो सल्फर को 2 करने के लिए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ऑक्सीजन फिर से अनबैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, टोटल 2 + 4 दैट इज 6 हो गया, बट यहाँ पे तो 4 ही है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे 3 कीजिए, 3 × 2 6। अब हो गया ना सारा बैलेंस्ड। चलिए इसको आप चेक भी कर लेते हैं एक बार। हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, तो आपको इस तरह से चेक करते जाना है। एक को बैलेंस कर लिए, आगे बढ़ गए, फिर पीछे भी चेक कीजिए कि वो वाला बैलेंस्ड है कि फिर अनबैलेंस्ड हो गया वो। हाइड्रोजन टोटल 4 है, इधर भी 4 है, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2 + 4 6, मतलब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, बेरियम क्लोराइड that is BaCl2 react with aluminium sulfate Al2SO4 whole 3, ये सब aqueous हो जाएगा, AQ gives aluminium chloride that is AlCl3 plus precipitate of barium sulfate BaSO4 का precipitate। अब चलिए इसको बैलेंस्ड करते हैं। यहाँ पे बेरियम 1 है, सल्फेट को अगेन 1 यूनिट मान लेंगे, तो सल्फेट 3 है, यहाँ पे सल्फेट 1 है और बेरियम भी 1 ही है। अब बात करें क्लोरीन 2 है, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 3। चलिए अब बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल, बेरियम ऑलरेडी बैलेंस्ड, एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम 2 है तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड, बेरियम भी बैलेंस्ड। अब क्लोरीन कितना हो गया टोटल, इधर टोटल हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 6 हो गया। लेकिन बेरियम जो है वो अब 3 हो गया, तो इस साइड भी बेरियम को हमको 3 करना पड़ेगा। ये तो 3 हो गया और यहाँ पे सल्फेट ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गया, सल्फेट यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 हो गया। अब हो गया ना ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए चेक कीजिए, बेरियम 3 बैलेंस्ड है, सल्फेट 3 बैलेंस्ड है, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 6, तो ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। हाँ, अब करते हैं नेक्स्ट। पोटेशियम मेटल के रिएक्ट्स विथ वाटर H2O, मेटल है तो सॉलिड, इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस बनाता है KOH एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। आपको इसको बैलेंस करना है, तो पोटेशियम कितना है 1 है, इधर भी 1 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है बट हाइड्रोजन 1 + 2 दैट इज 3 है। तो बस इस तरह के क्वेश्चन में आप जल्दी से सॉल्व बस ऐसे कर सकते हैं कि जो भी ऑड और इवन दोनों नंबर में होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको
इवन बना दे पूरा का पूरा, तो इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन हो गया 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हुआ तो यहाँ पे भी हमको 4 करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया था, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। पोटाशियम 2 है तो पोटाशियम को 2 कर दीजिए। अब हो गया ना बैलेंस्ड। अब आइए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। पोटाशियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, टोटल हाइड्रोजन 4, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। फिर से हमें बैलेंस ही करना है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस कैसे करना है, बस थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाना होगा। चलिए, पहला HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक नाइट्रेट को हम लोग 1 यूनिट मान सकते हैं। अब आते हैं हाइड्रोजन कितना है, तो मैंने बोला है ना कि इवन और ऑड को एक साथ लिखना है, दैट इज 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। नाइट्रेट 1 है, कैल्शियम इज अगेन 1, और हाइड्रोजन के बारे में तो वहाँ लिख ही दिए हैं, ऑक्सीजन 2 है बस। अब इधर देखिए प्रोडक्ट साइड, कैल्शियम 1, नाइट्रेट 2, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। अब चलिए बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें मेटल कैल्शियम, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब बात करें नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 + 2 4 हो गया ना 4, तो इधर भी हमको 4 करना पड़ेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड, नाइट्रेट भी बैलेंस्ड, कैल्शियम भी बैलेंस्ड हो गया। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये बैलेंस्ड हो चुका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है एसिड और बेस का, तो बनेगा सॉल्ट सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। चलिए इसको बैलेंस कीजिए। सोडियम 1, ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया? अच्छा, यहाँ पे भी सल्फेट है तो इसको 1 यूनिट मान सकते हैं हम लोग। तो ये ऑक्सीजन इससे बाहर है तो इसको 1 अलग मानेंगे। और हाइड्रोजन टोटल 1 + 2, इसके बारे में यहीं पे लिख दिए, दैट इज 3। अब सल्फेट आयन भी 1 ही है। अब बात करें सोडियम की, इधर तो 2 है, सल्फेट 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। अब चलिए बैलेंस करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम मेटल की। तो सोडियम इधर 2 है, इधर 1 ही है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, इधर कितना हो गया? ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया? हाइड्रोजन टोटल हो गया 4, टोटल 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2 हो गया, और सोडियम भी 2 हो गया। ठीक है, सोडियम बैलेंस्ड हो गया। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस्ड हो जाएगा। अब बात करें सल्फेट की, तो सल्फेट आयन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। सोडियम 2, उधर भी सोडियम 2, सल्फेट 1, इधर भी सल्फेट 1। अब बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन 4 है, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सी। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस सिल्वर नाइट्रेट, अनदर सॉल्ट, react silver chloride again salt and
सोडियम नाइट्रेट। तो ये क्या हो गया, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, सिल्वर 1 सिल्वर 1, नाइट्रेट 1 यूनिट। ये मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट डी, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस HCl। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। बेरियम 1 बेरियम 1, सल्फेट 1 सल्फेट 1। अब बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 2 क्लोरीन भी 2। तो सिंपली हम लोग HCl के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, फिर से बैलेंसिंग वाला। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा सबका। तो सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब इक्वेशन में, ये सब क्वेश्चंस में आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने आता है कि नहीं आता, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, आपको आते हुए आप गलत कर देंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with carbon dioxide gives calcium carbonate plus water। ये रिएक्शन टेस्ट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की कर देता है टर्न। चलिए अब हम लोग बैलेंस करते हैं। कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो गया, टोटल 4। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और कार्बन 1। यहाँ पे बात करें तो कैल्शियम 1 मतलब कैल्शियम बैलेंस्ड है, कार्बन 1 कार्बन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 4 दैट इज 3 + 1 और हाइड्रोजन 2। मतलब ये इक्वेशन भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बी। Zinc react with silver nitrate gives zinc nitrate ZnNO3 plus silver। अब इसको बैलेंस कीजिए। तो जिंक 1 है, सिल्वर भी 1 है, नाइट्रेट भी 1 ही है। यहाँ पे जिंक 1 है बट नाइट्रेट 2 है और सिल्वर भी 1 ही है। तो यहाँ पे नाइट्रेट 2 है तो यहाँ पे हमको 2 करना पड़ेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सिल्वर भी 2 हो गया तो सिल्वर को बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अब हो गया ना बैलेंस्ड। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सी। एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर। अब चलिए इसको बैलेंस कीजिए। एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, कॉपर 1। बस क्लोरीन अनबैलेंस्ड है तो यहाँ पे 2 और 3 का कंडीशन आ गया तो इसको सेम करना है। तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 2 से। 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्लोरीन 6 हो गया टोटल और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्लोरीन 6 हो गया, बट एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और कॉपर क्योंकि यहाँ पे 3 है ना तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई। अब हो गया ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी। बेरियम क्लोराइड अगेन BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4, ये प्रेसिपिटेट है, प्लस
KCl। अब बैलेंस कीजिए, तो बेरियम 1 है, बेरियम भी 1 ही है, सल्फेट 1 है, सल्फेट भी 1 है। अब बात करें तो पोटाशियम और क्लोरीन ये दोनों अनबैलेंस्ड है, दोनों 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बैलेंस्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एक एडिशन और हो गया है कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का रिएक्शन है बैलेंस करने के बाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, पोटाशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम का 2 होता है तो BaI2 हो जाएगा। कैसे? बेरियम और आयोडाइड, इसका 2 इसका 1, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो BaI2 हो जाएगा। क्या बन रहा है? पोटाशियम आयोडाइड दैट इज Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड Br2। अब पहले तो हम बैलेंस करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि किस टाइप का ये रिएक्शन है। तो पोटाशियम 1, आयोडीन इधर 1 इधर 2, बेरियम 1, बेरियम अगेन 1, Br2 और यहाँ पे Br1। तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन 1 है इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए पोटाशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी फिर से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोडीन भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आयोडीन तो 2 था ही। अब हो गया ना बैलेंस्ड। देखिए पोटाशियम 2, ब्रोमीन 2, बेरियम 1, आयोडीन 2, ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पे हो रहा है आयंस का एक्सचेंज, है ना। इसका बेरियम इसके ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके बेरियम ब्रोमाइड बना दिया, और इसका पोटाशियम इसके आयोडीन के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम आयोडाइड फॉर्म कर गया। तो यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक कार्बोनेट। यहाँ पे सिंपली ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है किस टाइप का रिएक्शन है। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और ये स्प्लिट होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे आपको पता है कि जिंक कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, जिंक कार्बोनेट, दोनों का 2 वैलेंसी है तो कट हो जाएगा, ये बना जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। अब ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये कैसा रिएक्शन है? ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है यहाँ पे, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 1 है, इट मीन्स हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आते हैं फोर्थ, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एसिड, बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये कैसा रिएक्शन है? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को और बनाया क्लोरीन के साथ एक सॉल्ट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो चलिए अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही है, यानी कि सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बैलेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
What does one mean by exothermic and endothermic reaction? Give examples. आपको बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. एक्सो मीन्स आउट और थर्मिक मीन्स होता है हीट. तो जो भी रिएक्शन में हीट रिलीज होगा, ठीक है, उस रिएक्शन को हम कहेंगे कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड एंडो मीन्स एब्जॉर्ब बोल सकते हैं या फिर रिक्वायर्ड या फिर इन मीन्स आपको समझ में आ रहा है. एंडो मीन्स इन और हीट मतलब यहाँ पे हमको हीट देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा रिएक्शन करवाने के लिए. सो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टू हैपन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे. तो डेफिनेशन तो आप लिख लेंगे. अब बात करते हैं एग्जाम्पल की. तो पहला एग्जाम्पल, कोई भी कार्बन, कोल, कोक को अगर हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और यहाँ पे बहुत सारा हीट भी रिलीज होता है और एनर्जी भी. तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया. अगर और एग्जाम्पल बताए तो अगर मीथेन गैस को अगर बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, वाटर वेपर और यहाँ पे भी हीट रिलीज होता है. और या फिर मैंने अभी इंडेक्स क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे क्विक लाइम के बारे में. अगर हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वो जिस कंटेनर में हम उसे रखते हैं वो कंटेनर गर्म हो जाता है, मतलब वो सॉल्यूशन गर्म हो जाता है. तो ये भी कैसा रिएक्शन था? वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था क्योंकि हीट रिलीज हुआ था वहाँ पे. ये हो गया एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का. अब बात करते हैं एंडोथर्मिक का. तो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हम कराते हैं ना, लेट्स सपोज लेड नाइट्रेट. अगर हम लोग लेड नाइट्रेट सॉल्ट जो कि वाइट कलर का होता है, इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे बनता है लेड ऑक्साइड जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, प्लस यहाँ पे बनता है नाइट्रोजन गैस जिसका ब्राउन फ्यूम्स होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है. तो ये रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड है, एनर्जी हमें देना पड़ता है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है. तो ये रिएक्शन कैसा हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आयरन सल्फेट है, आयरन Fe, यहाँ पे क्या है, कौन सा स्टेट? Fe2+ फेरस. तो Fe2+ का कलर क्या होता है? लाइट ग्रीन कलर. तो ये लाइट ग्रीन कलर का एक सॉल्ट है. इसको हम अगर हीट करेंगे तो आयरन का ऑक्साइड बनता है, दैट इज फेरिक ऑक्साइड Fe2O3. अब Fe+3 का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन कलर का होता है ये. ठीक है. और यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होता है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हीट रिक्वायर्ड है. तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज रिस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिस्पिरेशन कंसिडर क्यों होता है एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो आपको पता है जब भी हम लोग फूड खाते हैं तो उनका होता है ब्रेकडाउन करके हमें न्यूट्रिएंट्स मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स से फिर क्या बनता है? ग्लूकोज. अब ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से जो हमारे सेल में होता है और उससे हमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है, राइट? तो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना रिस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू. तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. अगर हम बात करें ग्लूकोज C6H12O6, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होके क्या बनाता है? CO2, H2O
प्लस यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है ATP के फॉर्म में, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा तो वो कैसा रिएक्शन हो जाएगा, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द डाइजेस्टेड फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग ये जो रिएक्शन अभी लिखे थे ना, इसको हम लोग बैलेंस्ड भी कर सकते हैं, CO2 प्लस H2O। तो ये बैलेंस्ड आप लोग खुद से करेंगे क्या, चलिए मैं ही कर देती हूँ। 6 कार्बन है तो सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ऑक्सीजन कितना हो गया टोटल, ऑक्सीजन हो गया 12 प्लस 1 13 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया 2। बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 12, यानी कि यहाँ पे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगेन, ठीक है। अब 6 से मल्टीप्लाई किए तो बहुत सारा नंबर चेंज हो गया। आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ। कार्बन बैलेंस्ड 6 है, हाइड्रोजन 12, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12। ऑक्सीजन चेक कीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 12 प्लस 6 दैट इज 18, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो 2 है बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 6, तो टोटल हो गया 6 प्लस 2 दैट इज 8 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 हो जाएगा, दैट इज 6 2 जा 12 प्लस 6 18, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 18 ही है, राइट। तो हो गया ना बैलेंस्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो आप सबको पता है इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन two or more substance react to form a single product, but in decomposition reaction a single reactant split into 2 or more product by applying energy। तो हो गया ना, ये स्टेटमेंट के बेसिस पे आप लिख लेंगे। अब एग्जाम्पल के बेसिस पे कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम्पल दे देंगे बस कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। ये हो गया एग्जाम्पल किसका, कॉम्बिनेशन का। अब बात करें डिकम्पोजिशन का, तो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल दे देंगे, दैट इज अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन या मार्बल कहते हैं, इसको अगर हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे का, तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 or more compounds mix to form a new substance in a combination reaction whereas one material decomposes into 2 or more component is called as decomposition reaction। इसीलिए हम कहते हैं कि decomposition reaction is just opposite of combination reaction। Next, write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीनों एग्जाम्पल देना है। पहला जब हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, दूसरा जब लाइट सप्लाई कर रहे हैं, और तीसरा जब इलेक्ट्रिसिटी पास किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट। तो जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसी तरह से फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब होगा तो उसको
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो सिर्फ हमें सबका एग्जाम्पल देना है। तो बात करें हीट की, तो हमने अभी लिखा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो सिंपली कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, यहाँ पे स्टेट लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात करें लाइट के प्रेजेंस में, तो ये आपको पता है सिल्वर ब्रोमाइड, जो एक सॉल्ट है वाइट कलर का। इसको जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तब क्या होता है, सनलाइट को हम लोग HNO से भी लिखते हैं, तो ब्रोमीन गैस यहाँ से रिलीज हो जाता है और बनता है, और लेफ्ट रहता है सिर्फ सिल्वर जिसका ग्रे कलर है, प्लस Br2 गैस रिलीज हो जाता है। तो बैलेंस फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो हमने पढ़ा है कि अगर हम लोग एसिडिफाइड वाटर लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस एज वेल एज ऑक्सीजन गैस, राइट। बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स यहाँ से भी कटेगा, तो ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल या कोई भी एटम क्या करता है, डिस्प्लेस करता है अदर लेस रिएक्टिव एटम या ग्रुप को। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो एटम डिस्प्लेस करता है अदर दो एटम को, राइट। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज डिस्प्लेस्ड, सिर्फ एक एटम डिस्प्लेस्ड होता है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू डिफरेंट एटम और ग्रुप आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम। इसका बस एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे आयरन रिएक्ट्स विथ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होता है, आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाता है और बनता है आयरन सल्फेट। अब चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, आयरन 1 सल्फेट 1 हाइड्रोजन, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लिखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। तो ये लिख लीजिए, अगर बेरियम क्लोराइड aqueous reacts with sodium sulfate, again aqueous क्या देता है, बेरियम सल्फेट, जो कि एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, प्लस क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, अगर हम लोग को सिल्वर को रिफाइन करना है, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। मतलब सिल्वर नाइट्रेट से हमें सिल्वर को रिफाइन करना है, तो इसके लिए हम लोग इसमें ऐड करते हैं कॉपर मेटल, ठीक है। तो राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, जो रिएक्शन हो रहा है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे कॉपर मेटल है, S हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को, यहाँ से हटा देगा और बनाएगा कॉपर नाइट्रेट का सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज CuNO3 प्लस सिल्वर, ये हो जाएगा एक्वस, ये सॉलिड। तो यहाँ से हम रिफाइन कर लेना सिल्वर को, तो ये बस इक्वेशन लिखना था। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको पता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर रिएक्शन के बाद आपका एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, मीन्स दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, उसे हम कहते हैं कि वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल,
The reaction in which one of the product formed is insoluble substance is called as precipitation reaction. ठीक है, ये statement हो गया. अब the substance that separate out as precipitate is indicated by downward arrow. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है. अब एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा. एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे सिल्वर नाइट्रेट reacts with sodium chloride which is aqueous. ये भी aqueous है, तो क्या फॉर्म होता है? सिल्वर क्लोराइड, जो कि वाइट कलर का insoluble salt होता है, दैट इज ये प्रिसिपिटेट है. प्लस क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट, दैट इज NaNO3. अब ये इक्वेशन भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये एग्जाम्पल आप दे देंगे. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. अच्छा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच. मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में आपको बताना है. दो एग्जाम्पल देना आपको. तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं एंड रिडक्शन की. तो ऑक्सीडेशन में आपको पता है क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन. एंड रिडक्शन में क्या होता है? लॉस ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लिखते हैं ऑक्सीडेशन का. तो देखिए पहला एग्जाम्पल, कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया. तो यहाँ पे हो रहा है ना, कार्बन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया. सेकेंड, अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हीट. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया मैग्नीशियम में, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीडेशन का. ये तो बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस्ड कर लीजिएगा. हो गया ऑक्सीडेशन. अब बात करते हैं रिडक्शन की. तो रिडक्शन का एग्जाम्पल देते हैं. लेट्स सपोज जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस. तो क्या बनेगा? जिंक प्लस H2O. ये भी मॉल्टेन जिंक है, पिघला हुआ जिंक. ये तो गैस है, ये जिंक ऑक्साइड सॉलिड है. तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है. रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? क्योंकि ये इसका ऑक्सीजन ले लिया. जिंक ऑक्साइड क्या हो गया? यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि जिंक ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया. और इसको रिड्यूस्ड कराने में हाइड्रोजन हेल्प कर रहा है, सो हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है. ये रिड्यूस हो गया. अब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया. तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का, ठीक है. अब नेक्स्ट, अगर कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन अगर कार्बन को के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनता है कार्बन ऑक्साइड प्लस कॉपर, ठीक है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है. कैसे? क्योंकि देखिए कॉपर ऑक्साइड से बना कॉपर, इट मीन्स कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में बताना था, तो हम कहेंगे कि ये रिडक्शन हो रहा है. और कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. एंड कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब आते हैं नेक्स्ट. अ शाइनिंग ब्राउन कलर एलिमेंट X, ठीक है, कोई मेटल X है जिसका शाइनी
ब्राउन कलर का है, राइट। अपॉन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक, मतलब ये कोई ऑक्साइड ही बनाया होगा मेटल का और इसका जो कलर है ये ब्लैक कलर है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर फॉर्म्ड। तो आपको बता दें कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है उसका कलर ब्लैक होता है और कॉपर का जो कलर है वो शाइनी ब्राउन कलर का होता है। तो X क्या हो जाएगा? X इज कॉपर, और कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +2, तो क्यूप्रिक +2 हायर वाला है, यानी कि इक ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे X क्या हो गया? कॉपर, और ब्लैक कंपाउंड जो फॉर्म हुआ वो CuO हो गया, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? हम लोग आयरन मेटल पे हम लोग पेंट क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू अवॉइड व्हाट? रस्टिंग उसका ना हो जल्दी, इसीलिए तो हम लोग पेंट करते हैं, ग्रिस लगाते हैं, राइट। तो ये हो गया इसका सिंपल सा आंसर। अब नेक्स्ट, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस, व्हाई? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फूड मटेरियल जिसमें ऑयल हो वो जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो रैंसिड हो जाता है। इट मीन्स उसका स्मेल, टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है, अब वो खाने के लिए सूटेबल नहीं रहता हमारे लिए। तो हम लोग ऑयल और फैटी फूड्स को नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश्ड करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हाँ, oil and fat containing food items are flushed because non-reactive nitrogen gas does not combine with oil and fat, right? And it's act as a antioxidant and prevent them from being oxidized. उसको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचने के लिए ये काम करता है, इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। तो सबसे पहले है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है, कोई भी मेटल, तो आपको पता है अलग अलग मेटल्स का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है। मेटल्स ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर, एसिड के साथ रिएक्ट होके धीरे धीरे कोरोड होने लगता है, अंदर से खोखला होने लगता है, लेयर बाय लेयर, ठीक है। और रैंसिडिटी क्या होता है? जब भी कोई फूड आइटम्स जिसमें ऑयली और फैटी चीज़ है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, स्मेल में, टेस्ट में, हमारे खाने के लिए भी वो अच्छे नहीं होते। तो ये दोनों बेसिकली इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर इंटरैक्शन विथ इन्वायरमेंट is called as corrosion, right? Iron gets coated with bright brown color, ये मैंने पहले बताया। कॉपर में ग्रीन कलर का डिपोजिशन हो जाता है। सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम बिकम डल, और ये अपना साइन लूज कर जाता है धीरे धीरे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया कि कोरोजन टेक प्लेस ऑन द एक्सपोज सरफेस, ऊपर वाला सरफेस पे पहले अटैक होता है, उसके बाद लेयर बाय लेयर। When the upper layer of the metal get corroded, then the inner surface of metal get exposed. उसके बाद वो कोरोड होने लगता है। This is the continuous process। और एक और चीज़ कि कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? ग्रिशिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। अब आते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। तो रैंसिडिटी क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरल ऑक्सीडेटिव केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल, ठीक है। इट काउज अ चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट, पहले बता दिया। रैंसिडिटी इज ड्यू टू द प्रोसेस विच कन्वर्ट एस्टर प्रेजेंट इन ऑयल टू फ्री फैटी एसिड रिएक्टिंग विथ एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। अब रैंसिडिटी को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, या फिर हम लोग खाने को एयर टाइट कंटेनर में रख दें ताकि ऑक्सीजन वहाँ तक ना पहुँच पाए।
फिर तीसरा है हम लोग फ्रिज में रख देते हैं खाने को। नेक्स्ट है बाय फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैस, चिप्स वगैरह में हम लोग डाल के रखते हैं नाइट्रोजन गैस ताकि उसका भी ऑक्सीडेशन ना हो। स्टूडेंट्स, आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अप्रोच समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, राइट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।